हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किया था। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट में दो पार्टीज़ होती हैं, एक पार्टी प्रपोज़ल या ऑफ़र करती है और दूसरी पार्टी उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करती है। तो आज की क्लास प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस के बारे में है। तो शुरू करते हैं। प्रपोज़ल क्या है? प्रपोज़ल को ऑफ़र भी कहा जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में इसे डिफ़ाइन किया गया है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रपोज़ल या ऑफ़र के लिए टू पार्टीज़ का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑफ़र इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ टू पार्टीज़। अब एक पार्टी जो कि प्रपोज़ल कर रही है और दूसरी पार्टी जो कि प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगी, तो ये दो पार्टी का होना ज़रूरी है। सेकंड मेन एलिमेंट है चॉइस टू डू और नॉट टू डू। जब ऑफ़र किया जाता है तो एक पार्टी चाहती है, जो प्रपोज़ल रख रही है, कि दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट कर ले। तो उस ऑफ़र में ये मेंशन होता है कि आपको क्या करना है, आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं या क्या नहीं करना है। तो ऑफ़र में चॉइस टू डू और नॉट टू डू भी होता है। प्रपोज़ल रिफ्लेक्ट दिस डिज़ायर ऑफ द पार्टी। थर्ड है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोज़ल। कोई भी प्रपोज़ल बिना ऑब्जेक्टिव के प्रपोज़ल नहीं हो सकती। और ऑब्जेक्टिव में भी क्या होना चाहिए कि जो पर्सन प्रपोज़ल रख रहा है वो चाहता है कि दूसरी पार्टी अपनी कंसेंट दे, एक्सेप्टेंस दे, ये उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। If a proposal is not made with the intention of getting the acceptance of the person, so it cannot be termed as proposal. क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं उस ऑब्जेक्टिव है उसका, तो उसे प्रपोज़ल आप नहीं कह सकते हो। यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है आपने। प्रपोज़ल का ऑब्जेक्टिव होना तो ज़रूरी है, लेकिन एक ऑफ़र जो है वो दो तरीके से होती है। सबसे पहले इंटेंशन टू मेक एन ऑफ़र और सेकंड इज़ इनविटेशन टू मेक एन ऑफ़र। ये दोनों ही चीज़ें हैं अगर, तो वो ऑफ़र नहीं है। हम उसे ऑफ़र नहीं कह सकते कि हमने सोचा, हमारी इंटेंशन है कि हम ये ऑफ़र करेंगे या हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं, तो वो ऑफ़र नहीं है। तो अब इसको एग्जांपल से समझते हैं ज़रा। सबसे पहले देखते हैं इंटेंशन टू मेक एन ऑफ़र। जब आप BRF कर रहे हैं, ये टॉपिक कर रहे हैं या कोई भी इसका टॉपिक करें, तो केस के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करें आप। तो इसमें जैसे एक केस हुआ था हैरिस वर्सेस निकलसन का। इसमें क्या हुआ, जो डिफेंडेंट था उसने एडवर्टाइजमेंट की थी। एडवर्टाइजमेंट ये किया कि वो कुछ गुड्स जो है वो लंदन से दूर एक जगह पर ऑक्शन करने वाला है। प्लेंटिफ उस प्लेस पर जाता है जहाँ पर ऑक्शन की डिक्लेरेशन हुई है एडवर्टाइजमेंट में, और वहाँ वो जाकर उसे लगता है कि कोई ऑक्शन हो ही नहीं रही है। इस पर उसने क्या किया, एडवर्टाइज़र के अगेंस्ट एक कोर्ट में सूट फाइल कर दिया कि उसका टाइम और पैसा वेस्ट हुआ है, जबकि ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट जो की गई थी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। पर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट हेल्ड दैट एडवर्टाइज़र हैड मियरली डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन टू मेक एन ऑफर एंड हैड नॉट एक्चुअली मेड एन ऑफर। तो उसकी कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। तो ये केस था हैरिस वर्सेस निकलसन का, जिसमें डिफेंडेंट ने एडवर्टाइजमेंट किया था कि वो ऑक्शन करने वाला है। प्लेंटिफ वहाँ जाता है, वहाँ पर कोई ऑक्शन नहीं हो रही है। फिर उसने प्लेंटिफ ने कोर्ट में केस फाइल किया एडवर्टाइज़र के खिलाफ। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि ये कोई ऑफ़र नहीं था, ये केवल इंटेंशन थी ऑफ़र करने की। ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं इनविटेशन टू मेक एन ऑफ़र। जो टेंडर इशू किए जाते हैं, इनवाइट किए जाते हैं, जो हम विंडो शॉपिंग हम देखते हैं, विंडोज़ में सामान लगा दिया जाता है प्राइस टैग के साथ। कंपनी अपने ब्रोशर, पैम्फलेट, एडवर्टाइजमेंट जो भी करती है, वो सब कैटलॉग जो भी हैं, वो सब इनविटेशन टू मेक एन ऑफ़र होता है, वो भी ऑफ़र नहीं कहा जाता। तो ऑफ़र के लिए आप ध्यान रखेंगे, डेफिनेशन में दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। और प्रपोज़ल में एक पार्टी की डिज़ायर होती है कि ये प्रपोज़ल में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और प्रपोज़ल का एक ऑब्जेक्ट होना भी ज़रूरी है। और किसी भी प्रपोज़ल या ऑफ़र के लिए इंटेंशन और इन्विटेशन नहीं मानी जाती। ये ऑफ़र नहीं बन सकती जब तक कि उसे एक्सेप्ट ना कर लिया जाए। तो ये डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट पार्ट आता है लीगल रूल्स फॉर अ प्रपोज़ल।
लीगल रूल्स क्या कहते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लीगल रूल्स क्या हैं? सबसे पहला, ऑफ़र जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करें। फर्स्ट वन इज़ ऑफर मस्ट बी मेड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। इसमें भी आप एक केस बता सकते हैं बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का, जिसमें कि मिस्टर बाल्फोर श्रीलंका में नौकरी करता है, ठीक है, और अपनी वाइफ को ये प्रॉमिस करता है लंदन में कि वो कुछ अमाउंट हर महीने भेजता रहेगा, ठीक है, लेकिन वो प्रॉमिस आगे तक नहीं कर पाता है। मतलब वो पैसा आगे कुछ टाइम के लिए पैसा भेजता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपनी वाइफ को पैसा भेजना बंद कर देता है। उसकी वाइफ कोर्ट में जाती है, तो अपने हस्बैंड को फोर्स करती है कि अमाउंट पे किया जाए, लेकिन कोर्ट कहता है कि ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। जब मिस्टर बाल्फोर ने मिसेस बाल्फोर से ये बात की तो ये मॉरल या सोशल ऑब्लिगेशन हो सकता है, ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुआ, तो ये ऑफ़र नहीं है। सेकंड आता है, जो ऑफ़र है वो डेफिनेट होना चाहिए। कोई भी ऐसी टर्म जो डेफिनेट ना हो, वेग सी हो, तो वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सही नहीं होगी, उस पर एक्सेप्टेंस क्रिएट हो ही नहीं सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्स के पास 3 कारें हैं और उसने वाई को बोला कि वो अपनी कार बेचना चाहता है, पर उसने ये नहीं बताया कि कौन सी कार बेचना चाहता है, तो यहाँ पर ये डेफिनेट नहीं हुआ ऑफ़र, तो ये भी ऑफ़र नहीं माना जाएगा। थर्ड है, ऑफ़र में भी जनरल और स्पेसिफिक। जो ऑफ़र है वो इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, सभी पब्लिक को इनविटेशन है, कोई चीज़ बेचनी है, एक पर्सन है वो अपनी चीज़ बेचना चाहता है और वो एडवर्टाइजमेंट कर देता है उसके लिए, तो कोई भी उसको खरीद सकता है, सबके लिए एडवर्टाइजमेंट हो गई, वो जनरल ऑफर हो गया। लेकिन अब कोई एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक वॉच है, कार है, कुछ भी है, वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को, फॉर एग्जांपल ए ने अपनी कार बी को बेचने के लिए ऑफ़र किया, तो वो स्पेसिफिक ऑफ़र हो गया कि ए अपनी कार बी को बेच रहा है। अगर वही एडवर्टाइजमेंट में हो जाए तो वो जनरल ऑफ़र हो जाता है। इसमें भी एक केस है आपका कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का। ये इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑफ़र चाहे जर्नल हो या स्पेसिफिक हो, उसके अगेंस्ट जिसने ऑफ़र किया है और जो एक्सेप्ट कर रहा है, ये 2 पार्टीज़ हैं। तो अगर आप ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर आप लीगली दूसरी पार्टी बाउंड हो जाती है उस ऑफ़र को पूरा करने के लिए। अब इस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में क्या हुआ था, एक जनरल ऑफ़र किया। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी दवाई बनाने की कंपनी थी, इन्फ्लुएंजा की दवाई वो बनाती थी। उसने एडवर्टाइजमेंट किया कि ये हमारी दवाई है। एडवर्टाइजमेंट में उसने इंस्ट्रक्शंस दी कि इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जो भी इस दवाई को लेगा उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, अगर हो जाएगा तो वो $100 पे करेंगे। तो मिसेस कार्लिल ने वैसे ही दवाई ली, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। तो फिर वो कोर्ट में गई और जो क्लेम की मुझे $100 मिलने चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट में क्लेम किया है। तो अब जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी, उसने क्या कहा कि ये तो हमने कोई मिसेस कार्लिल को तो ऑफ़र किया नहीं था, ठीक है, तो ये तो हम तो ये पे नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने क्या कहा, द कोर्ट डिक्रीड दैट इन सच अ सिचुएशन नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस जो है, जो मिसेस कार्लिल ने एक्सेप्टेंस का नोटिस थोड़ी ना दिया, वो तो जनरल ऑफर था, कोई भी उसे एक्सेप्ट कर ले, नोटिस देने की जरूरत नहीं थी। मिसेस कार्लिल हैड एक्सेप्टेड द ऑफर बाय यूजिंग द मेडिसिन, ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया है और इसीलिए उसे ये क्लेम का पैसा मिलना चाहिए। जो भी मैंने जिस प्रोसेस में आपने कहा था दवाई यूज़ करनी है, उस प्रोसेस में उसने यूज़ किया है, तो फिर वो बीमार हो गई है तो क्लेम वो कर सकती है, ठीक है। तो ये भी आपका लीगल रूल्स में आता है प्रपोजल के, कि जो ऑफ़र है वो जनरल और स्पेसिफिक हो सकता है, सबके लिए भी हो सकता है और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी हो सकता है। ऑफ़र एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है। ऑफ़र में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, वो रिटर्न फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये हम प्रपोजल रख रहे हैं, या ओरली रख सकते हैं, या फिर अपने बिहेवियर से हम ऐसा शो करते हैं कि ये हम ऑफ़र कर रहे हैं। तो सेक्शन 9 में इसको बताया गया है कि स्पेसिफिक ऑफर कैन बी मेड इन वर्ड्स, रिटन और ओरल, ठीक है, और बाय देयर बिहेवियर। तो इसमें भी हमने एक एग्जांपल किया था कि हम फॉर एग्जांपल ए अपना स्कूटर बी को बेचने का ऑफ़र करता है, स्पेसिफिक ओरल ऑफ़र हो गया, बोल के करता है, लिख के करेगा तो वो वर्ड्स में हो गया। लेकिन जो जैसे गाड़ियाँ चलती हैं रोड पे, वो कोई ऑफ़र नहीं कर रही हैं, लेकिन वो रुक जाती हैं, अब सब पैसेंजर उसमें चढ़ जाते हैं, तो वो इम्प्लाइड ऑफ़र हो जाता है कि आइए बैठिए, और हम जो पैसेंजर हैं उसमें चढ़ के उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, हाँ हमने आपका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया।
तो ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, एक्सप्रेस मतलब स्पष्ट भी हो सकता है, इम्प्लाइड सारगर्भित भी हो सकता है, मतलब बिहेवियर के थ्रू वो हमें पता चलता है। ऑफर शुड बी अ रिक्वेस्ट, एक लीगल रूल ये भी है इसका कि ऑफर रिक्वेस्ट की फॉर्म में होता है, ऑर्डर की फॉर्म में नहीं होता। जो पर्सन ऑफर कर रहा है उसे राइट नहीं है एक्सेप्टेंस के लिए कंडीशन सेट करने का। उसे राइट है कि वो कुछ कंडीशन तो सेट करे, लेकिन नॉन एक्सेप्टेंस, आप इस कंडीशन में नॉन एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते हैं, तो वो एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में होता है, ऑर्डर की फॉर्म में नहीं होता है। ऑफर मस्ट बी फॉर अ पॉसिबल एक्ट। ऑफर ये नहीं कि हम कुछ भी ऐसा काम प्रपोजल रख दें जो कि पॉसिबल ही ना हो, जिसे किया जा सकना पॉसिबल है प्रैक्टिकली, वही ऑफर माना जाएगा। पॉसिबल एक्ट, इम्पॉसिबल एक्ट ऑफर नहीं माना जाता है। ऑफर को कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है। हमने प्रपोजल रखा, एक ऑफ़र को कंप्लीट करने के लिए उसे दूसरे पर्सन तक पहुंचाना भी ज़रूरी है, उसकी एक्सेप्ट, ताकि वो उसे एक्सेप्ट कर सके या नॉन एक्सेप्टेंस दे सके अपनी। ठीक है, जब तक ऑफ़र जो है ऑफरर द्वारा या उसके एजेंट द्वारा ऑफरी तक नहीं पहुंचता है तो एक्सेप्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं होगी तो एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो ये भी एक ऑफ़र का कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ रूल्स हैं, लीगल रूल्स हैं प्रपोजल के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा, जब ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड में केस हुआ था, इसको ध्यान से समझना है आपने, ये इंपॉर्टेंट केस है, लालमन शुक्ला व गौरीदत्त का। इसमें क्या हुआ, लालमन शुक्ला और गौरीदत्त का एक केस था। लालमन जो है वो गौरीदत्त का एम्प्लॉय था। गौरीदत्त का नेफ्यू गुम हो गया। गौरीदत्त ने लालमन को भेजा कि उसके भतीजे को खोज के लाओ, और उसने एंड देन अनाउंस दैट एनीबडी हु ट्रेस्ड हिज नेफ्यू वुड बी एंटाइटल्ड टू अ रिवॉर्ड। अभी लालमन को उसने भेज दिया, उसके बाद उसने अनाउंसमेंट भी की। लालमन को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है कि ऐसे कोई रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट भी हुई है। लालमन ने उसके भतीजे को खोज लिया, घर पे ले आया, लेकिन उसे रिवॉर्ड का पता नहीं था। कुछ टाइम के बाद उसे पता चला कि भाई गौरीदत्त ने तो एक रिवॉर्ड अनाउंस किया हुआ है कि जो उसके भतीजे को खोज के लाएगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। फिर वो क्लेम करता है रिवॉर्ड के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट रूल्ड दैट ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट व्हेन ही वेंट टू सर्च फॉर द बॉय। जब वो सर्च के लिए गया तो उसे उस रिवॉर्ड का पता नहीं था। जब पता नहीं था, कम्युनिकेशन ही नहीं हुई थी इस रिवॉर्ड के बारे में, तो इसीलिए ये आपका ऑफ़र पे जो एक्सेप्टेंस है वो जो आप रिवॉर्ड कर रहे हो, एक्सेप्टेंस तो आपने बिना रिवॉर्ड के जाने ही दे दी थी, तो इस पर आप रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये हमने पढ़ा प्रपोजल क्या है। प्रपोजल के लिए दो पार्टी का होना ज़रूरी है, उसमें ऑब्जेक्टिव का होना ज़रूरी है, और प्रपोजल के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो हमने अभी अभी पढ़ी। लीगल रूल्स हैं कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, डेफिनेट होना चाहिए जो ऑफ़र हो, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए, रिक्वेस्ट की फॉर्म में होना चाहिए, ऑर्डर नहीं होना चाहिए। उस काम के लिए ही प्रपोजल रखी जाए जो पॉसिबल है करना, और इसका कम्युनिकेशन करना भी ज़रूरी है। तो ये प्रपोजल है। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में दी हुई है। अब एक्सेप्टेंस कौन करता है? हमें ये तो पता है कि एक ऑफ़र को, जब तक एक एग्रीमेंट के लिए ऑफ़र का होना ज़रूरी है और ऑफ़र के लिए एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है, तभी वो एक पूरा एग्रीमेंट हो पाता है। ठीक है, इसमें दो पार्टीज होती हैं, प्रोमिसर और प्रोमिसी। हु कैन एक्सेप्ट? एक्सेप्ट कौन कर सकता है? व्हेन एन ऑफर इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। जिसके साथ ऑफ़र किया गया है, जिसको ऑफ़र किया गया है, वही एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा कोई दूसरा पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस केस में भी आप ध्यान देंगे, बोल्टन वर्सेस जोन्स का एक केस है, उसको आप इस केस को आप यहाँ कोट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, एक मर्चेंट ने अपना, एक उसका मैनेजर था बोल्टन, उसको अपना बिजनेस बेच दिया। ठीक है, और एक ओल्ड कस्टमर था जॉन्स, जिसे नहीं पता था कि भाई बिजनेस का ओनर का नाम चेंज हो गया है। अब नया ओनर तो क्या हुआ, बोल्टन हुआ। ठीक है, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, तो बोल्टन ने फिर जॉन्स के अगेंस्ट जो है कोई पेमेंट कस्टमर ने नहीं की। ठीक है, अब कस्टमर ने पेमेंट नहीं की तो बोल्टन ने जॉन्स के अगेंस्ट केस फाइल किया। तो बोल्टन पर अब यहाँ पर देखिएगा, जॉन्स को नहीं पता था ऑनर कौन है, उसने तो अपने पुराने ऑनर से ही वो किया ना,
डीलिंग की। अब उसे नहीं पता है कि नया ऑनर बोल्टन है, उसकी डीलिंग बोल्टन से हो ही नहीं रही है, तो पेमेंट बोल्टन क्लेम ही नहीं कर सकता। तो हु कैन एक्सेप्ट? When an offer is made to a particular person, then it can only be accepted by the person, that person only। ठीक है, यहाँ पर कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल का भी आप केस कोट कर सकते हैं। तो अब एक्सेप्टेंस आती है। एक्सेप्टेंस से कुछ तो स्पेसिफिक ऑफर बाय स्पेसिफिक पर्सन, जनरल ऑफर बाय एनीबडी। तो जो अब एक्सेप्टेंस यहाँ पे देखिए, स्पेसिफिक ऑफर स्पेसिफिक पर्सन करे, जो हमने ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक में पढ़ा था, और जनरल ऑफर कोई भी, जिसमें कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल का आप यहाँ पर केस कर सकते हैं कोर्ट। तो ये एक्सेप्टेंस कौन देगा? जनरल पब्लिक के लिए है तो कोई भी दे सकता है, और स्पेसिफिक एक पर्सन के लिए है तो वही पर्सन अपनी एक्सेप्टेंस देगा। तो ये था। इसके बाद रूल्स आते हैं। एक्सेप्टेंस के लिए रूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज़, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। जब आप ऑफ़र को कंफर्म करते हैं तो उस पर कोई कंडीशन नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस अलग अलग तरह से हो सकती है, लेकिन उस पर कोई कंडीशन ना हो। ठीक है। सेकेंडली, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। एक्सेप्टेंस के लिए अगर सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि अगर कोई एक्सेप्टेंस के लिए सेट प्रोसीजर है तो वो एक्सेप्टेंस उसी मेथड से दी जानी चाहिए। अगर आपको ये कहा कि आप अपनी एक्सेप्टेंस बाय मेल भेजेंगे तो आप बाय मेल ही एक्सेप्टेंस भेजेंगे, दूसरी वे से उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको टाइम लिमिट फिक्स कर दी तो उस टाइम लिमिट में उस एप्रोप्रिएट मैनर में ही आप एक्सेप्टेंस देंगे। ठीक है, कई बार एक्सेप्टेंस और मेथड जो है ना वो वेरी कर जाता है स्पेसिफिक कंडीशंस में, अलग अलग सर्कमस्टेंसेज में, लेकिन एक्सेप्टेंस की एक प्रेस्क्राइब्ड टाइम, प्रेस्क्राइब्ड मेथड होना चाहिए। तीसरा है, प्रपोजर कैन नॉट प्रेस्क्राइब द मेथड ऑफ रिफ्यूज़ल। अब जो प्रपोजर है वो एक्सेप्टेंस के लिए तो ठीक है, लेकिन नॉन एक्सेप्टेंस के लिए कोई सेट मेथड नहीं बता सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दूसरी पार्टी का राइट है कि वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या नहीं एक्सेप्ट नहीं करे, लेकिन नॉन एक्सेप्टेंस के लिए कोई प्रोसीजर को बताने की ज़रूरत नहीं है। एन ऑफर वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनटिल इट इज़ रिन्यूड। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि एक ऑफ़र एक्सेप्ट तो करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसके ऑफ़र किया गया है, दूसरा पार्टी नहीं करेगा। अब एक्सेप्ट वो ऑफ़र कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जो एक बार रिजेक्ट हो गया। कब नहीं किया जाएगा? रिन्यू करने से पहले। तो उस ऑफ़र को रिन्यू करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसकी पर एक्सेप्टेंस ली जा सकती है। एग्जाम्पल्स आपकी बुक में बहुत अच्छे से इजीली दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। एक्सेप्टेंस को ऑफरर को बताना भी ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। हमने एक्सेप्ट कर लिया है, हम अब केवल मेंटली सोच के चले कि हाँ हमने एक्सेप्ट कर लिया है, नहीं, लीगली आपको वो एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट आपका प्रपोजल और एक्सेप्टेंस पर बेस्ड है, तो वो एक्सेप्टेंस आपको कम्युनिकेट भी करनी पड़ेगी जिसने आपको ऑफ़र किया है, जिसके साथ आपकी प्रपोजल हुई है। ठीक है। एन एक्शन इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, सेम एज जब आपका ऑफ़र होता है वो भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होता है, सेम एज एक्सेप्टेंस भी आपकी एक्सप्रेस रिटन फॉर्म में हो सकती है या ओरली हो सकती है, या जब आप एक्सेप्ट करते हैं कोई चीज़ तो अपने बिहेवियर के थ्रू भी आप अपनी एक्सेप्टेंस शो करते हैं, जिससे कि आप टेक इट एक्सेप्टेंस बोलेंगे। ठीक है। एन एक्शन विदाउट द नॉलेज ऑफ द पर्सन प्रपोजल इज नो एक्सेप्टेंस। लालबन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त के केस में यही हुआ था कि लालबन जो गौरीदत्त का एम्प्लॉय था वो उसके गौरीदत्त के नेफ्यू को खोज के लाता है, लेकिन लालबन को ये नहीं पता है कि उस पर रिवॉर्ड भी अनाउंस कर चुका है गौरीदत्त, तो उस रिवॉर्ड के लिए वो क्लेम नहीं कर सकता है। तो ये केस हमने अभी पीछे बात की थी इसके बारे में। तो कोई एक्शन जो है प्रपोजल की एक्सेप्टेंस, प्रपोजल की नॉलेज के बिना एक्सेप्टेंस नहीं मानी जा सकती। इट कैन ओनली बी गिवन बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज़ मेड। एक्सेप्टेंस कौन देगा? जिसके ऑफर किया गया है वही एक्सेप्ट करेगा। और ये एक्सेप्टेंस जो है ऑफ़र के टाइम पीरियड लैप्स होने से पहले, ऑफ़र के विड्रॉ करने से पहले हो जानी चाहिए। यहाँ पर आप बोल्टन वर्सेस जॉन्स का केस कोट कर सकते हैं। मेंटल एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है कि हम ये सोच के चलें कि हाँ हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, हमारी इच्छा ये केवल डिज़ायर हो जाती है कि ओरली और रिटर्न में हम इसको बता देंगे, लेकिन जो एक्सेप्टेंस है दैट मस्ट बी समथिंग मोर देन मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस। तो
कम्युनिकेशन ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, ठीक है। जो सेट प्रोसीजर बताया गया है वो ज़रूरी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये कहा गया है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द टाइम लिमिट और विद इन अ रीजनेबल टाइम, जिसको, और ये उतना ही ज़रूरी है जैसे कि ऑफ़र का दूसरी पार्टी तक पहुंचना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है एक्सेप्टेंस का ऑफर तक पहुंचना। सेक्शन 9 में इसके बारे में बताया गया है कि मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस नॉट एविडेंस्ड बाय वर्ड्स और कंडक्ट इज इन द आइज ऑफ लॉ नो एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन एक बहुत ही ज़रूरी कंडीशन है एग्रीमेंट के होने के लिए। किसका कम्युनिकेशन? एक्सेप्टेंस का भी और ऑफ़र का भी। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, थैंक यू बेटा।